हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 12वां प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारे एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 11 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। इसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोज़ का लिंक आपको वहाँ पे जाके देखना है। सारे वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को डैश के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 2005 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था। इसी दिन जो है राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? राजस्थान का एक प्रमुख भाषा है जो है मारू। मारू जो है ये राजस्थान का प्रमुख भाषा है, ये आपको याद रखना है। आपातकाल की घोषणा संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। संसद की अनुमति हेतु जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको 1 माह के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाता है। और आपातकाल आपातकाल ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 में, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है? स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है ये बताना है। स्लोवाकिया की मुद्रा है यूरो। यूरो ने जो है 2009 स्लोवाकिया ने 2009 में यूरो को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 डैश को संदर्भित करता है। ध्वज संहिता जो है इसके 3 भाग हैं और पहले भाग में जो है वह ध्वज के सामान्य वितरण को संदर्भित करता है। ध्वज के सामान्य वितरण ये भाग 1 में दिया गया है। और भाग 2 में जो है निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर आधारित है। ध्वज का प्रदर्शन ये दूसरे में है, याद रखना है। अगला देख लेते हैं। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जगदीश भगवती हैं। जगदीश भगवती है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तारीख को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस जो है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है जयंती मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये जो है राष्ट्रवादी नेता थे और जो गरीब और दलित के लिए खड़े होते थे। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। कहाँ है? जुबा, ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है। और जुबा जो है ये दक्षिणी सूडान का सबसे बड़ा शहर है और ये जो है सफ़ेद नील के किनारे स्थित है। सफ़ेद नील के किनारे कौन सा शहर है? सफ़ेद नील के किनारे है दक्षिणी सूडान। सफ़ेद नील और ब्लू नील मिलके जो है नील नदी का निर्माण करती हैं। ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? गायत्री मंत्र ये किस वेद में है? तो सबसे पुराना वेद ऋग वेद जो है इसमें गायत्री मंत्र जो है इसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे ये किस पर्वत से होकर गुजरती है ये बताना है। तो कोंकण रेलवे जो है ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरती हैं, पश्चिमी घाट। और इसका मुख्यालय जो है बेलापुर नई मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बेलापुर नई मुंबई, आपको याद रखना है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना जो है 19 जुलाई 1990 को हुआ था। 19 जुलाई 1990 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य का मूल निवासी नहीं है? कौन सी जनजाति तमिलनाडु का मूल निवासी नहीं है, ये बताना है। तो ये भीटिया, यहाँ पे भूटिया होना चाहिए था। भूटिया जनजाति ये तमिलनाडु का नहीं है, ये जो है भूटान की आबादी होती है, भूटिया जनजाति। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये जो है गीतांजलि बुक के लेखक है। इनके लिए जो है नोबेल भी मिला था। किसके लिए नोबेल मिला था? तो गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग। झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। झारखंड में कौन सी आबादी सबसे अधिक जनसंख्या में? तो इसका आंसर होगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है ये झारखंड में काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पे लगभग 2 करोड़ 41 लाख जो है झारखंड की जनजाति है, ये आपको याद रखना है।
संथाल 2 करोड़ है, सभी मिला के ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध किताब हैमलेट किसने लिखा है? प्रसिद्ध किताब हैमलेट ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये जो है इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि थे, याद रखना है। और इनको जो है वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इन्होंने और भी बहुत सारा लिखा है, जैसे हेमलेट हो गया, उसके बाद रोमियो एंड जूलियट हो गया, उसके बाद ऑर्थेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सभी जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। और 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये जो है शेक्सपियर की पुण्यतिथि है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, शेक्सपियर की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। आहार संस्कृति का विकास हुआ था। आहार संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ था? तो मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ जो है ये राजस्थान में वहीं पे जो है क्या हुआ था? आहार संस्कृति का विकास हुआ था राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह जो है किस रियासत के थे? एम विश्वेश्वरैया वे किस रियासत के थे, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वे जो है मैसूर क्षेत्र से थे। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, उसी क्षेत्र से एम विश्वेश्वरैया थे। ये आपको याद रखना है। किस प्राकृतिक विज्ञान में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी ये जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर खगोलीय पिंडों जैसे कि तारे, ग्रह, धूमकेतु, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 19 नंबर, पंडित रविशंकर कौन सा पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे? पंडित रविशंकर, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको जो है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड भी इसको कहा जाता है। इनको ये जो है 2013 में मिला था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। इन्होंने ही ये लिखा है। इनको भारत रत्न मिला है, ये आपको याद रखना है। भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो ये जो है विश्वविद्यालयों को दी जाती हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली कभी डैश के महाराज का निवास स्थान हुआ करता था। कहाँ के महाराज का? तो ये जो है जयपुर के महाराज का निवास स्थान हुआ करता था। वर्तमान में इसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है। यह जो है राजपथ के पूर्वी छोर पर स्थित है, इंडिया गेट के पास में ही है राजपथ, वहीं पे यह स्थित है। किस में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनमो उपनाम दिया जाता है? पॉकेट डायनमो किसका उपनाम है? पॉकेट डायनमो ये जो है खसावा दादा साहब जाधव को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। तो ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO इसका मुख्यालय भी जो है जिनेवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए? किस युद्ध में हुए थे डच पराजित? ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा लड़ाई हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षसी तांगड़ी युद्ध में, ये आपको याद रखना है। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था ये 1741 में हुआ था, और इसमें जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर के साम्राज्य बीच में हुआ था, और इसमें जो है किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जो है त्रावणकोर के वालों की एक प्रसिद्ध जीत हुई थी, याद रखना है। डचों की हार हुई थी। मीर सैयद अली व अब्दुल सैयद किसके दरबार में चित्रकार थे? अब्दुल सैयद ये किसके दरबार में चित्रकार थे? तो ये जो है हुमायूं और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। सारनाथ ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था राजस्थान में? इसका आंसर हो जाएगा नासिराबाद।
ये जो है राजस्थान में मुख्य केंद्र था, ये आपको याद रखना है। नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे राजस्थान में, उन्होंने ही जो है यहाँ से विद्रोह किया था, नेटिव इन्फेंट्री। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। ये 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध, 26 जून 1539 को हुआ था। और आधुनिक बिहार में बक्सर के आसपास में ये हुआ था, आपको याद रखना है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। भवभूति ये जो है राम भगवान के अयोध्या लौटने के बाद उनके जीवन पर आधारित एक संस्कृत नाटक है, उत्तर रामचरितम। जब गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिथगो थे, लॉर्ड लिथगो। इन्होंने 1936 से 1944 तक जो है ये वायसराय थे, ये भी आपको याद रखना है। इसी के समय प्रथम आम चुनाव हुआ था, अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, ह्वेनसांग की भारतीय यात्रा का क्या उद्देश्य था? ह्वेनसांग की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था, किस लिए आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वे जो है बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा करना चाहता था, भगवान बुद्ध के बारे में वे जानना चाहते थे, इसलिए ह्वेनसांग भारत आया था, ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इन्होंने जो है प्रताप भारत नामक उर्दू पत्रिका का संपादन किया था, ये आपको याद रखना है। और ये हरियाणा के रहने वाले थे। बाल विवाह निरोध अधिनियम अप्रैल 1930 के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर हरविलास। ये जो है 1930 में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम आया था उसके प्रणेता थे, ये आपको याद रखना है। सिखों की लिखित भाषा गुरुमुखी लिपि को किसने रचा था? सिखों की लिखित भाषा गुरुमुखी लिपि को किसने रचा था और किसने लोकप्रिय किया और मानकीकृत, इन सभी का सभी सेम ही मतलब है, किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जो है ये जो है सिखों के दूसरे गुरु थे और इन सभी कार्यों को जो है गुरु अंगद ने ही किया था। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक, उनके बाद जो है गुरु अंगद आए थे, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से, यह बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये इलाहाबाद शिलालेख का संबंध इन्हीं से है, समुद्रगुप्त से, याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा ये जो है समुद्रगुप्त काफ़ी अच्छे शासक थे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, आगे ऑप्शन में होगा। हाँ, यहाँ पे चौथा प्रधानमंत्री है, ये वाला बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री होगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन ये इसका उत्तराधिकारी जो है जोसेफ स्टालिन था, ये आपको याद रखना है। जोसेफ स्टालिन ये जो है लेनिन का उत्तराधिकारी था, ये आपको याद रखना है। सोवियत संघ के ये नेता थे। मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था थर्मामीटर का आविष्कार, ये आपको याद रखना है। आधुनिक जो अभी जो यूज होता है उसी ने किया था। गुटेनबर्ग द्वारा छपा पहला प्रकाशन कौन सा था? गुटेनबर्ग के द्वारा छपा पहला प्रकाशन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। उनके द्वारा जो है बाइबिल छपा था और ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बाइबिल है। जोहान गुटेनबर्ग का बाइबिल यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बाइबिल है, ये आपको याद रखना है।
रेबीज रोग किसके कारण होता है? रेबीज रोग ये जो है रेबीज नामक विषाणु के कारण होता है और ये ज़्यादातर कुत्ते के काटने से फैलता है। किसमें से कौन सा त्योहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जो कि मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वांगला जनजाति। वांगला जनजाति जो है ये मेघालय के गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि बंगला महोत्सव, ये भी जो है वहीं पे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपुरा का राजकीय पुष्प है? त्रिपुरा का राजकीय फूल यानी कि कौन सा है? इसका आंसर होगा नागेश्वर। नागेश्वर जो है एक फूल है, ये त्रिपुरा का राजकीय पुष्प है और इसका दूसरा नाम है मेसुआ फेरिया। मेसुआ फेरिया ये आपको याद रखना है। इसको जो है नाग केसर या फिर भारतीय गुलाब भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सबसे पहली, सबसे पुरानी और सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी सबसे पहली कौन सी थी, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ये याद रखना है आपको। SCCL इसका शॉर्ट फॉर्म है। और हैदराबाद के राज्य ने जो है इसके अधिकांश शेयर खरीदे थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बंगाल के असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है बंगाल के असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसका सही आंसर होगा। कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो कि मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मीराबाई। यह जो है मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, याद रखना इसको। और ये जो है राजपूत थी। इनका विवाह जो है मेवाड़ राजवंश में हुआ था और इनको जो है महल में रहना पसंद नहीं था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान इनको कब जो है वन्यजीव अभयारण्य बना गया? इसका आंसर होगा 1981 में। ये जो है चंबल की सहायक नदी है कूनो नदी, उसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है कूनो वन्यजीव अभयारण्य, याद रखना इसको। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रख्यात संगीतकार मालिनी राजूरकर मुख्य रूप से किस संगीत से संबंधित है? मालिनी राजूरकर ये किस संगीत से संबंधित हैं? तो ये जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अमन फसल डैश से संबंधित है। अमन फसल किससे? अमन फसल ये जो है धान से संबंधित है। अमन फसल ये धान से संबंधित है। अमन, औस, बोरो ये सभी जो है धान की किस्में होती हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो है साइंस के प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न है। एस के झा सर के द्वारा इसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक डैश के गुणों को दर्शाता है। एक क्षण चुंबक डैश के गुणों को दर्शाता है, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक के गुणों को दर्शाता है। अगला है डैश मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग है। मस्तिष्क के सोचने का मुख्य भाग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के द्वारा जो है ये जो है सोचने का प्रमुख भाग होता है। अगला देखते हैं, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का असाई मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम विद्युत आवेश का असाई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ये आपको पता होगा। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है, ये सभी आपको याद रखना है। लेकिन तो में से कौन सा रेशा जानवरों से प्राप्त किया जाता है? कौन सा रेशा जानवर से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऊन। ऊन जो है ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है, आपको पता होगा। नायलॉन ये जो है कृत्रिम रेशा होता है। जूट ये पेड़ से होता है। कपास भी प्राकृतिक रेशा है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में आग जलना कठिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। जड़ों से पत्तियों तक पानी में
मदद करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यह जल और खनिजों के संचरण में जो है पौधे का मदद करता है, ये आपको पता है। वाष्पोत्सर्जन ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि है जो कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? इसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ये जो है बाह्यस्रावी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है और ये जो है हार्मोन का स्रावित करती हैं, हार्मोन को स्रावित करता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से इंसुलिन भी स्रावित होता है, याद रखना है। एक ही तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबिंब की घटना को डैश कहा जाता है। एक ही दिशा में कंपन कंपन के प्रतिबिंब की घटना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। केवल प्रकाश का ध्रुवण जो होता है केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुप्रस्थ में होता है, अनुदैर्घ्य में नहीं हो सकता। स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वथा सीमा होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वथा सीमा कितनी होती है? इसका आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ये आपको याद रखना है। और 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक का ध्वनि होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक का ध्वनि होता है उसको पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है, जो कि चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली इन सब के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इसमें से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? एल्किन का सूत्र है CnH2n। CnH2n अगर C 2 रहेगा तो H कितना रहेगा? 2 दूनी 4, H 4 रहेगा। मानव शरीर का भार डैश होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि G का मान जो है ये ध्रुव पर अधिक होता है, इसलिए ध्रुव पर अधिक होगा। भार बराबर होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी से संबंधित नहीं है? बी से संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा टेकोफेरोल। टेकोफेरोल ये विटामिन बी से संबंधित नहीं है। टेकोफेरोल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ई ये जो है वसा में घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। ADE के ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। शरीर या फिर ग्रंथियों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है, इसका आंसर होगा अधःश्वेतक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो है मस्तिष्क में होता है, ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये। एक वस्तु जो है 1000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल होगा। उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होता है? T बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1/1000 करेंगे तो 0.001 निकलेगा। ये 1/1000 करेंगे तो यही निकलेगा, इतना निकल जाएगा। ये सही आंसर है। यहाँ पे 0.001 होना चाहिए था, सॉरी ये पहला वाला होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। घर्षण बल बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? घर्षण बल अगर बढ़ेगा उसके साथ क्या बढ़ेगा? तो उसके साथ सतह का खुरदरापन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा खुरदरापन होगा घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल है। कौन सा बल थोड़े समय के लिए काम करता है? इसका आंसर होगा आवेग। आवेग जो है ये थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल होता है। आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है या फिर kg मीटर पर सेकेंड भी होता है। kg मीटर पर सेकेंड भी होता है, ये आपको याद रखना है। और ये एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एकोकोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो पौधे जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोवा, ईस्ट, जीवाणु ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, जीवाणु, प्रोटोजोआ सभी जो है एक कोशिकीय हैं। पौधे, जंतु, कवक, शैवाल ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? कौन है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा नहीं होता है? इसका आंसर होगा अस्थिभंजक। अस्थिभंजक से आंसर होगा। ये एक प्रकार का कोशिका है जो कि सामान्य हड्डी
की रचना को शुरू करने के लिए इसका देखिए इसका शुरुआत करता है, हड्डी का शुरुआत करता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी संक्षिप्त रेखा दर्शाती हैं। विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है उसमें मोटी जो रेखा होती है, संक्षिप्त रेखा, वो जो है किसको दर्शाती है? मोटी संक्षिप्त रेखा ऐसी होती है। ये जो है किसको दर्शाता है? ये जो है ऋणात्मक ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती हैं। ये आपको याद रखना है। एक जैव विधि किसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करती हैं? एक जैव विधि किसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करती हैं? इसका आंसर होगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में शरीर का जो है इंटरनली प्रतिबिंब देखा जाता है। इसको जो है पराध्वनिक स्कैन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पराध्वनि जो है ये जो है मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराध्वनिक होती हैं। श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय डैश में होता है। श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय किस में होता है? फेफड़ा और एल्वियोली। फेफड़ा और एल्वियोली में होता है। ये आपको याद रखना है। एल्वियोली ये भी श्वसन तंत्र का ही भाग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान होता है। क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे जो है दाब कम लगेगा। यानी कि चौड़ा अगर पट्टी रहेगा बैग का तो यहाँ पे दाब जो है उसके बॉडी पे, किसी भी मनुष्य के बॉडी पे कम लगेगा। वह कौन सा कैंसर है? WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। WBC की संख्या में वृद्धि होने के कारण कौन सा होता है? तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर है जो कि WBC की वृद्धि के कारण होता है। WBC ये जो है बाहरी संक्रमण को बचाता है। ये आपको याद रखना है। और WBC का निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना है। ल्यूकेमिया जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धातुओं में गैसों की विलेयता की भविष्यवाणी करने के लिए एक नियम के रूप में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीबट का नियम। सीबट का नियम इसका सही आंसर है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक युग्म है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग का युग्म है? ये बताना है। विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इधर तो ऑप्शन ही नहीं है। इधर क्या ऑप्शन? अच्छा, ये पेज 2 बार आ गया है। यहाँ पे है दाद, सामान्य सर्दी जुकाम, पेचिस, कौन कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा सर्दी जुकाम, एड्स, ये सभी जो है विषाणु से होते हैं। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में DDT क्या है? DDT ये क्या है? ये बताना है। DDT क्या है? तो ये जो है वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। फुल फॉर्म होता है इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और इससे जो है कीटनाशक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। याद रखना इसको। प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जब यहाँ से कोई साउंड बजता है तो क्या होता है? साउंड जब बजता है जो दीवार में जब वो टकराता है तो वहाँ से फिर लौट जाता है। इसी के कारण जो है इसी को पराध्वनिक यानी कि परावर्तन के कारण जो है यह पराध्वनि उत्पन्न होती हैं। याद रखना इसको। और कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए परावर्तक सतह के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने की शर्करा यानी केन शुगर का आणविक सूत्र है? गन्ने की शर्करा केन शुगर का सूत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा C12H22O11। C12H22O11 ये जो है केन शुगर का रासायनिक सूत्र है और ये जो है गन्ने से प्राप्त किया जाता है। याद रखना इसको। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। नमक के द्वारा भोजन को संरक्षित रखने की विधि को जो है क्या कहते हैं? तो इसको लवणीकरण या लवणन कहते हैं। लवणीकरण कहते हैं, याद रखना है। अगला देखते हैं। ऊष्मा के विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऊष्मा के विकिरण के संदर्भ में कौन सा सही है यह बताना है। तो यह ऊष्मांतरण की एकमात्र विधि है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह पदार्थ की चाल से गतिमान होता है। ये भी सही है। ये भी सही है। और यह सतह पर पड़ने वाले विकिरण का एक भाग परिवर्तित होता है। यानी कि इसमें से सभी जो है ये सही है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं।
अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मैथ्स के लिए जो है हम लोग स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसको जो है वहाँ पर से देखिएगा। धन्यवाद।